हिंदुस्तान अखबार, बुधवार 20 मई 2026। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का पहला लेख है, साझा भविष्य गढ़ते भारत और इटली। भारत और इटली के संबंध एक निर्णायक दौर के पहुंच चुके हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के रिश्तों में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। ये संबंध केवल सौहार्दपूर्ण मित्रता तक सीमित नहीं रहे, बल्कि स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के साथ साझा दृष्टिकोण पर आधारित विशेष रणनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया की व्यवस्था बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, इटली और भारत की साझेदारी उच्च राजनीतिक व संस्थागत स्तर पर लगातार आगे बढ़ रही है। यह संबंध अब एक नए और अधिक व्यापक स्तर पर पहुंच रहा है, जिसमें दोनों देशों की आर्थिक ताकत, सामाजिक, रचनात्मक और हजारों वर्ष पुरानी सभ्यतागत विरासत शामिल है। हमारा सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा इस बात पर निर्भर करेगी कि देश कितनी क्षमता से नवाचार करते हैं, ऊर्जा परिवर्तन का किस तरह प्रबंधन करते हैं और अपनी रणनीतिक आत्मनिर्भरता को कितना मजबूत कर पाते हैं। इसी उद्देश्य से हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा व विविध बनाने का संकल्प लिया है, ताकि दोनों देशों की पूरक शक्तियों को बेहतर उपयोग हो सके। हम इटली की डिजाइन क्षमता, विनिर्माण कौशल और विश्व स्तरीय सुपर कंप्यूटर तकनीक की जो उसे औद्योगिक महाशक्ति बनाती है, भारत की तेज आर्थिक वृद्धि, इंजीनियरिंग प्रतिभा, नवाचार और 2 लाख स्टार्टअप वाले उद्यमी इकोसिस्टम के साथ जोड़कर एक शक्तिशाली तालमेल बनाना चाहते हैं। यह सिर्फ 2 व्यवस्थाओं का साधारण मेल नहीं है, बल्कि ऐसा साझा मूल्य निर्माण है जिसमें दोनों देशों की औद्योगिक ताकतें एक दूसरे को और अधिक मजबूत बनाती हैं। यूरोपीय संघ और भारत के बीच का मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार निवेश बढ़ाने का रास्ता खोलता है। हमारा लक्ष्य 2029 तक भारत और इटली के बीच व्यापार को 20 अरब यूरो से आगे ले जाना है। इसमें रक्षा एवं एरोस्पेस, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, पुर्जे, रसायन, दवाइयाँ, वस्त्र, कृषि, खाद्य क्षेत्र और पर्यटन समेत कई क्षेत्रों पर विशेष ध्यान रहेगा। मेड इन इटली हमेशा से दुनिया भर में उत्कृष्टता का प्रतीक रहा है और आज इसका स्वाभाविक तालमेल मेक इन इंडिया पहल के उच्च गुणवत्ता वाले लक्ष्यों के साथ दिखाई देता है। इसी संदर्भ में भारत के लिए उत्पादन में इतालवी कंपनियों की बढ़ती रुचि और इटली में भारतीय उद्योगों की बढ़ती मौजूदगी, जो अब दोनों पक्षों को मिलाकर 1000 से अधिक हो चुकी है, सकारात्मक संकेत है। ये हमारी आपूर्ति श्रृंखला के एकीकरण को और मजबूत करेगी। तकनीकी नवाचार हमारी साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। आने वाले दशकों में दुनिया एक बड़े तकनीक बदलाव के दौर से गुजरेगी, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, उन्नत विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में तेज प्रगति होगी। भारत का तेज बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली के उन्नत औद्योगिक क्षमता इन क्षेत्रों में दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक बनाती हैं। दोनों देशों के विश्वविद्यालय और शोध संस्थानों के बीच बढ़ती साझेदारी भी इसी मजबूती देगी। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI पहले से ही दुनिया के कई देशों, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों के लिए आकर्षक का केंद्र बन रहा है। विशेष रूप से AI आज हमारे समाज और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल रही है। इटली और भारत लंबे समय से इस दिशा में सहयोग कर रहे हैं, ताकि AI का विकास जिम्मेदार और मानव केंद्रित हो। सुरक्षित डिजिटल सहयोग, क्षमता निर्माण व मजबूत साइबर ढांचे से जुड़ी श्रेष्ठ कार्यप्रणाली को साझा करके हम ऐसा खुला, भरोसेमंद और समान डिजिटल वातावरण बनाना चाहते हैं जिससे हर देश AI से लाभ उठा सके। यही सोच इटली की
G7 अध्यक्षता और 2026 में नई दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट के निष्कर्षों का मुख्य आधार है। हमारा सहयोग अंतरिक्ष तक फैला हुआ है। अंतरिक्ष अनुसंधान और सैटेलाइट तकनीक में भारत की उल्लेखनीय प्रगति तथा इटली के एरोस्पेस इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता संयुक्त परियोजना और नई पीढ़ी की तकनीक के विकास के लिए बड़े अवसर प्रदान करती है। राष्ट्रों की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और स्थिरता बेहद आवश्यक है। इसलिए इटली और भारत रक्षा, सुरक्षा, रणनीतिक, तकनीकी जैसे क्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करना चाहते हैं। हमारा सहयोग महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को सुरक्षित और सुनिश्चित करने तथा आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क, मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध और मानव तस्करी जैसे चुनौतियों के खिलाफ मजबूती बढ़ाने में मदद करेगा। ऊर्जा हमारी साझेदारी का एक और महत्वपूर्ण आधार है। भारत और इटली अक्षय ऊर्जा से हाइड्रोजन तकनीक तथा स्मार्ट ग्रिड से मजबूत बुनियादी ढांचे तक कई क्षेत्रों में एक साथ काम कर रहे हैं। भौतिक, डिजिटल और मानवीय संपर्क ही वह कड़ी है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। हम एक नए इंडो मेडिटेरेनियन क्षेत्र के उभार देख रहे हैं जो व्यापार, तकनीक, ऊर्जा, डाटा और विचारों का एक महत्वपूर्ण गलियारा बन रहा है और हिंद महासागर को यूरोप से जोड़ता है। इसी आपस में जुड़े क्षेत्र में हमारा संबंध एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित होता है। इस संदर्भ में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC एक ऐसी दूरदर्शी योजना है जिसका उद्देश्य आधुनिक परिवहन और बुनियादी ढांचे, डिजिटल नेटवर्क, ऊर्जा प्रणालियों व मजबूत आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से हमारे क्षेत्रों को जोड़ना है। हम अपनी साझा चुनौतियों का समाधान दोनों देशों के गहरे संबंधों और लंबे सांस्कृतिक जुड़ाव के आधार पर कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति में धर्म का विचार उस जिम्मेदारी की भावना को दर्शाता है जिसे हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करना चाहिए। आज के आपस में जुड़े डिजिटल युग में और भी अधिक प्रासंगिक लगता है। यह मूल्य इटली की मानवतावादी परंपरा से भी मेल खाते हैं जिसकी जड़ें पुनर्जागरण के काल में हैं। यह परंपरा हर व्यक्ति की गरिमा और संस्कृति की उस शक्ति जोड़ देती है जो समाज और लोगों को एकजुट कर सकती है। इसलिए हमारी साझा दृष्टि का उद्देश्य लोगों को केंद्र में रखते हुए भारत इटली साझेदारी को मजबूत, आधुनिक और भविष्य उन्मुख आधार प्रदान करना है। अगला लिखा है जरूरी अदालती आदेश। आवारा कुत्तों के मुद्दे पर अपने पुराने आदेश में किसी किस्म की रियायत देने से इनकार करके सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इंसान जान के लिए खतरा पैदा करने वाली स्थितियों से वह आंखें नहीं फेर सकता। निसंदेह अदालत का यह रुख स्वागत योग्य है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति NB अंजरिया की पीठ के नंबर में पारित आदेश को न सिर्फ बहाल रखा बल्कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की मानक कार्य प्रणाली को चुनौती देने वाली तमाम याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। अदालत ने उचित ही कहा कि गरिमा के साथ जीने के अधिकार में यह हक भी शामिल है कि व्यक्ति कुत्तों के हमले के भय के बिना जी सके, राज्य मुक्त तानाशाही नहीं बना रह सकता है और अदालत इस कटु हकीकत से आंखें नहीं मूंद सकती कि बच्चे, बुजुर्ग और विदेशी सैलानी आवारा कुत्तों के शिकार हुए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसने पागल, लाइलाज बीमारी और खूंखार कुत्तों के लिए जहरीले इंजेक्शन के इस्तेमाल को भी इजाज़त दे दी है। जाहिर है पशु प्रेमियों को इस फैसले से कुछ चोट पहुंची होगी, मगर जिस संख्या में आवारा कुत्ते महानगरों और कस्बों में लोगों को घायल करने लगे हैं उसमें राज्य का हस्तक्षेप अब लाजमी हो गया है। नवंबर के अपने आदेश में शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों व केंद्र शासित
प्रदेशों के प्रशासन से कहा था कि आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए उनकी नसबंदी व टीकाकरण के काम बढ़ाए जाएं। इसके बाद बेशक उन्हें उन्हीं इलाकों में छोड़ा जा सकता है। आदेश में खूंखार व रेबीज संक्रमित कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाने की हिदायत भी शामिल थी। यही नहीं, स्थानीय प्रशासन से आवारा कुत्तों के लिए विशेष फीडिंग जोन बनाने के साथ साथ नागरिकों से भी यह अपेक्षा की गई थी कि वे सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों को भोजन नहीं देंगे। इसी तरह स्कूल, कॉलेजों, अस्पतालों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों व खेल परिसरों आदि से कुत्तों को हटाने के आदेश भी उसने दे दिए थे। अब मंगलवार को अदालत ने एक बार फिर साफ किया कि जो भी संबंधित अधिकारी ताज़ा आदेश का पालन नहीं करेगा, उसके विरुद्ध अदालत की अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। यह वाकई अफसोस की बात है कि जिस काम को नगर निगमों और स्थानीय प्रशासन को करना चाहिए था, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को न सिर्फ स्वतः संज्ञान लेना पड़ा बल्कि लगातार सुनवाई करनी पड़ी। भारतीय समाज मवेशियों और पशुओं के प्रति हमेशा से सदाशयी रहा है, बल्कि उनकी पूजा भी करता रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बेजुबानों की लड़ाई लड़ने वाले संस्थानों और नागरिकों द्वारा दर्ज याचिकाएं इसी बात की तस्दीक करती हैं कि मगर एक सुरक्षित भयहीन जीवन स्थितियों की गारंटी राज्य का दायित्व है और इसमें यदि आवारा कुत्ते बाधक बन गए हैं तो उनसे निपटने की जिम्मेदारी भी उसी की है। जंगल में सामंजस्य और संतुलन के अपने कुदरती कायदे हैं। इसलिए आवारा कुत्तों के प्रति कोरी भावुकता के कारण नील गायों के आतंक से कितने ही किसान तबाह हो गए हैं। इसलिए मसला आवारा कुत्तों का ही नहीं बल्कि शौकिया तौर पर कुत्ते पालने वाले परिवारों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनके पशु प्रेम की वजह से किसी को कष्ट नहीं पहुँचे। अगला लेख है संविधान संशोधन पर बहस। गत सप्ताह भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में दोनों भागों संसद के भीतर तथा उसके बाहर बड़ी सक्रिय रही। संसद में संविधान अधिनियम प्रथम संशोधन विधेयक पर जोरदार बहस हुई। बहस स्वाभाविक था क्योंकि जिन अनुच्छेदों में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है वे भाषण तथा लेखन के मौलिक अधिकारों तथा जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। वास्तविक संशोधनों के बारे में सदस्यों ने जो गंभीर शंकाएं तथा आपत्तियां प्रकट की, उनका निराकरण करने के लिए नेहरू जी तथा डॉक्टर अंबेडकर को बड़ा प्रयत्न करना पड़ा, जबकि प्रधानमंत्री ने मुख्यतः व्यापक सिद्धांतों तथा राजनीतिक दृष्टि से इन संशोधनों की आवश्यकता को सिद्ध किया। विधि मंत्री ने कानून दृष्टि से इन संशोधनों की आवश्यकता को सिद्ध किया। विधि मंत्री ने कानून तथा प्रशासन की दृष्टियों से सरकार की कठिनाइयों पर प्रकाश डाला और ऐसी युक्तियां उपस्थित की जिनका कि सदन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा तथा वातावरण संशोधन की अधिक अनुकूल बन गया। विधेयक पर बहस के दरमियान कई सदस्यों ने विरोध में महत्वपूर्ण तर्क उपस्थित किए। इन सब में पंडित हृदयनाथ कुंजरू की दलीलें शायद सबसे अधिक जोरदार थीं। उन्होंने कहा था कि संविधान को निवारक निरोध अधिनियम के स्तर पर लाया जा रहा है। उनका कहना था कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य यह है कि यदि भविष्य में संसद में किसी दूसरे दल को बहुमत प्राप्त हो जाए तो उसके कारण अन्य दल के किसी अनुयायी, दूसरे शब्दों में किसी नागरिक को अत्याचारों से पीड़ित न होना पड़े। उन्होंने दो सवाल उठाए। एक तो यह कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि संशोधन क्यों आवश्यक बन गया है तथा दूसरे, इससे प्रेस कानून समिति की सिफारिशों की उपेक्षा की है। यद्यपि डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने सरकार पर आक्रमण करने के लिए अपने तुरीन में कोई बाण नहीं छोड़ा, किंतु उनकी दलीलें पुरजोर होने की अपेक्षा सरकार
विरोधी भावनाओं से अधिक भरी थी। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यह नहीं बताया कि प्रशासन को ऐसी कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है जिनके कारण ये परिवर्तन आवश्यक बन गए हैं। उन्होंने प्रश्न किया कि अराजकता उत्पन्न हो गई है, क्या जनता का दिमाग फिर गया है, जनता को विचार करने के लिए समय क्यों नहीं दिया गया। श्री आनंद मूर्ति का अगला लेख है सत्य की दो दिशाएं। मनुष्य का ज्ञान निरंतर विकसित होता रहता है। एक समय था जब वैज्ञानिक अणु को पदार्थ का अंतिम तत्व मानते थे। बाद में परमाणु की खोज हुई और अणु की अवधारणा अधूरी सिद्ध हुई। फिर परमाणु भी अंतिम सत्य नहीं रहा। विज्ञान की यात्रा आज भी जारी है और आगे भी रहेगी। यही कारण है कि आज के वैज्ञानिक सिद्धांत कल बदल सकते हैं। भौतिक विज्ञान का स्वभाव ही विश्लेषणात्मक है। वह हर स्थापित सत्य को परखता है, तोड़ता है और उसके स्थान पर एक नया निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। निर्माण और विनाश की इसी प्रक्रिया से विज्ञान आगे बढ़ता है। अध्यात्म का मार्ग इससे भिन्न है। भौतिक विज्ञान जहाँ विश्लेषण करता है, आध्यात्मिक दर्शन समन्वय व एकत्व की ओर ले जाता है। विज्ञान में एक वैज्ञानिक दूसरे के सिद्धांत को गलत सिद्ध कर सकता है, परंतु अध्यात्म में अनुभूतियाँ परस्पर विरोध नहीं करती। वे एक दूसरे को और अधिक प्रकाशित करती हैं। एक साधक का अनुभव दूसरे साधक की अनुभूति को नष्ट नहीं करता, बल्कि उसमें नई गहराई जोड़ देता है। यही भौतिक व आध्यात्मिक दृष्टि का मूल अंतर है। आध्यात्मिक दर्शन का उद्देश्य केवल बहस नहीं बल्कि अनुभव है। यह मनुष्य को साधना के जरिए एकत्व की ओर ले जाता है। इसलिए आध्यात्मिक पथ के साधक दूसरे के अनुभवों को नष्ट करने का प्रयास नहीं करते। वे अपने अनुभवों को जोड़कर सत्य की ज्योति को और अधिक उज्जवल बनाते हैं। पदार्थ और ऊर्जा के संबंध को गहराई से समझने की आवश्यकता है। पदार्थ को अंतिम सत्य मानना भूल है। वास्तव में पदार्थ ऊर्जा का ही सघन रूप है। आधुनिक विज्ञान भी यही स्वीकार करता है कि पदार्थ बंद ऊर्जा के अतिरिक्त कुछ नहीं। इसलिए पदार्थ को समझने के लिए ऊर्जा को प्रकृति को समझना आवश्यक है। जो व्यक्ति ऊर्जा और पदार्थ के संबंध को समझ लेता है, वही विज्ञान का सही उपयोग कर सकता है। ऐसे लोग वैज्ञानिक कहलाते हैं। वही जो व्यक्ति ऊर्जा की सत्ता को समझकर उसके पीछे विद्यमान चेतना की अनुभूति करता है, वही वास्तविक साधक है। भारतीय तांत्रिक परंपरा में ऐसे साधकों को शक्तोपासक या महाकौल कहा गया है। ये केवल ऊर्जा को नहीं बल्कि उस चेतना को भी स्वीकार करते हैं जिसके आधार पर ऊर्जा सक्रिय है। आज अनेक लोग यह मान लेते हैं कि संसार ऊर्जा व पदार्थ का ही खेल है और चेतना का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। यह दृष्टि अधूरी है। यदि ऊर्जा सक्रिय है तो उसके पीछे कोई चेतन सत्ता भी अवश्य है। भारतीय दर्शन उस चेतना को शिव कहता है। ऊर्जा के सूक्ष्म कण उसी चेतना की गोद में नृत्य कर रहे हैं। इस प्रकार विज्ञान और आध्यात्मिक विरोध नहीं बल्कि सत्य की दो दिशाएं हैं। नितिन पै का लेख है सोने के प्रति इस आसक्ति को कैसे घटाया जाए। भारत में सोने के आभूषणों के प्रति खासा आकर्षण है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा नहीं है। इसलिए वे गाढ़े वक्त के लिए सोना खरीद कर रख लेना चाहते हैं। यह कोई सांस्कृतिक सनक नहीं है। यह एक दूसरे पर, समाज पर और हमारी सार्वजनिक संस्थाओं पर सामूहिक अविश्वास का परिणाम है। अर्थशास्त्री अजय शाह तो यहाँ तक कहते हैं कि सोना के प्रति अनुराग सभ्यता के प्रति अविश्वास को दर्शाता है। लोग जनमत सर्वेक्षणों में अपनी सरकारों व नेताओं में भरोसा के बारे में जो चाहें जो कहें, जब वे अन्य संपत्तियों के होते हुए सोना खरीदते हैं तो वास्तव में अपना यकीन बता रहे होते हैं। इतिहासकार डाइटमार रोथरमुंड ने
19वीं सदी के बारे में टिप्पणी की है कि भारत में अतिरिक्त पूंजी जमीन और सोने में निवेश की गई, क्योंकि पूंजी का पुनः वितरण करने के लिए यहाँ पर बड़ी वित्तीय संस्थाएं नहीं थीं, इसलिए नहीं बन पाई, क्योंकि लोगों को अपनी जाति समुदाय में तो भरोसा था, पर इसके बाहर अविश्वास का वातावरण रहा है। आज आधार कार्ड ना तो उम्र का प्रमाण है और ना ही पते का। अदालतें फैसला दे सकती हैं। जिस घर को आपने 20 साल पहले नगरपालिका प्राधिकरण से खरीदा था उसे गिरा दिया जाएगा, क्योंकि प्राधिकरण ने सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया। प्रवेश परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। ऐसे में आम नागरिक किस पर भरोसा करे? जब सरकारी संस्थाओं पर इस हद तक अविश्वास हो, तब अत्यधिक बटे हुए समाज में पहले से मौजूद अविश्वास स्वाभाविक ही बढ़ जाएंगे। कैपिटल माइंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक सैन्य कहते हैं, अगर सोने के आयात को हटा दिया जाए तो पिछले 12 तिमाही में से 11 में भारत का चालू खाता अधिशेष में होता है, मतलब सरप्लस में होता है। दूसरे शब्दों में, सामाजिक भरोसे की पूंजी की कमी संकट के दौरान व्यापक आर्थिक समस्याओं को बढ़ा रही है। सोने की खरीद में संयम बरतने के प्रधानमंत्री के आह्वान पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर पूछा गया कि अगर सरकार के अनुसार सोना एक समस्या है और लोगों के अनुसार इसका समाधान, तो ज़्यादा समझदार कौन है? यह बयान भारत की सोने से जुड़ी दुविधा को दर्शाता है। शनायान का तर्क है कि हम सोने के घरेलू स्टॉक का कुछ हिस्सा बाजार में लाकर इस दुविधा को संभाल सकते हैं। या तो रिजर्व बैंक अपने गोल्ड रिजर्व में कुछ सोना बेच दे, या फिर लोगों के लिए एक आसान टैक्स फ्री योजना शुरू करे, जिसके तहत वे अपना सोना सरकार को बेच सकें और सरकार उसे फिर घरेलू खरीदारों को बेच दे। अनुमानतः ऐसा सोना लगभग 25,000 टन हो सकता है, जो चालू खाते और रुपए पर पड़ने वाले कुछ दबाव को कम कर सकता है। सोने की नीति से परे इस दुविधा से निकलने के 2 बुनियादी तरीके हैं। पहला है निर्यात उन्मुख अर्थव्यवस्था बनना, दूसरा है सामाजिक भरोसे को मजबूत करना। इसके कुछ सबूत भी मिलते हैं। जहां एक और सोने का कुल सालाना आयात 700 से 1000 टन के आसपास स्थिर बना रहा, वहीं प्रति व्यक्ति सोने की मांग 2010 में अपने चरम पर पहुंच गई थी, जो लगभग 0.81 ग्राम प्रति व्यक्ति थी। सन 2020 के दशक में घटकर लगभग 0.45 से 0.56 ग्राम रह गई। 2025 में यह 0.45 ग्राम थी। आज प्रति व्यक्ति मांग सन 1995 के स्तर से नीचे है, जबकि वास्तविक रूप में प्रति व्यक्ति आय लगभग 7 से 8 गुना बढ़ चुकी है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोगों को तकनीकी, वित्तीय संसाधन व शेयर बाजार में भागीदारी बढ़ी और वे सोने के अलावा दूसरी संपत्तियों पर भरोसा करने लगे। नतीजतन निवेश फंड गोल्ड ETF 2010 के 11 टन से बढ़कर 2026 तक 115 टन हो गया। लोगों का यह रुझान शासन प्रशासन में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही व पूर्व अनुमान बढ़ने से ज़्यादा मजबूत हो सकता है। जाहिर है, सार्वजनिक नीतियों के माध्यम से सरकार को हर दिन कुछ नई चीज़ों में थोड़ा और भरोसा जमाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि भरोसा बढ़ने से ही बढ़ता है। आज के सारे लेख समाप्त हो गए।